हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की हम बात कर रहे हैं और इसका एग्ज़ाम दोस्तों 8 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2017 के क्वेश्चन पेपर पर हम बात करेंगे। और क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, तीसरा है जनगण मन और चौथा है भारत माता की जय। तो दोस्तों आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे। दोस्तों देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 एंड 9 अगस्त 2017 एंड 9 AM। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर है। 19 अगस्त 2017 9 AM मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ये एक पेपर हुआ था। और इसके बाद जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है। एक परिवार है और उनके सदस्य को नीचे दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सीता के नाती नातिन अथवा पोती पोते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हरीश ग्रैंडफादर और सीता ग्रैंडफादर। यहाँ पे देख सकते हैं हरीश ग्रैंडफादर है और यहाँ पर है सीता ग्रैंडफादर। इस दोनों में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दादा दादी हैं और सॉरी हरीश के ग्रैंडफादर है और सीता के ग्रैंडफादर हैं। और हो सकता है कि दोनों भाई बहन हो। बाकी आप इसके नीचे देखेंगे दोनों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राहुल और सरिता। यहाँ पे देख सकते हैं कि सन और वाइफ, इन दोनों के सन एक सन है और उनकी ये वाइफ है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रियंका और जयेश। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉटर एंड हस्बैंड, डॉटर और हस्बैंड। तो डॉटर के हस्बैंड है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसके बाद इनके सन हुए तो यहाँ पे देखेंगे कपिल, कुणाल और प्रिया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सार्थक, मोना और पारुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा नाती नातिन अथवा पोते पोते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो सकते हैं ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि पारुल कपिल, प्रियंका सार्थक, पारुल कपिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पारुल इसमें है और कपिल किस में है, यहाँ पर है। इसके बाद ये ऑप्शन नहीं बन सकता क्योंकि एक इसमें है और एक इसमें है। इसके बाद प्रियंका और सार्थक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रियंका और सार्थक। तो यहाँ पे प्रियंका यहाँ पर है तो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुणाल और सरिता। फिर इसके बाद है मोना और सरिता। तो यहाँ पे मोना और राहुल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, पारुल और कपिल। यहाँ पे देख सकते हैं पारुल और कपिल। तो ये क्या है, नाती और पोते हैं। किसके हैं, हरीश ग्रैंडफादर और सीता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे दोस्तों कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है और ये हमको याद होना चाहिए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1 सितंबर, नवंबर 10, दिसंबर 10 और जुलाई 15। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है दिसंबर 10, तो इसका दिसंबर 10 बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे जहाँ पर विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विदिशा जो है वो कौन से नदी के तट पर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रवि, सोन नदी, केन नदी या फिर बेतवा नदी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों जो विदिशा नदी है वो बेतवा नदी पर स्थित है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे यहाँ पर कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। जो ग्वालियर है और उसकी जो स्थापना है किसके अनुसार हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राणा सिंह के द्वारा, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य या फिर सूरज सिंह। तो इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना सूरज सिंह जी के द्वारा हुई। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सूरज सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक कोडिंग सिस्टम टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। और यदि डिमांड को DNAMED से तथा सप्लाई को YLPPUS से कोडिट किया जाता है तो क्वांटिटी को कैसे कोडिट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कोडिंग वर्ड में है और ये कोडिंग ज़रूरी नहीं कि इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा।
क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है, बस हमको उसको पकड़ना होगा कि कौन से पैटर्न पर बना हुआ है। तो वैसे हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, किसे सप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमांड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को इधर उधर करके दे दिया है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, डिमांड लिख लेंगे, डी और एम ए एन डी, ये डिमांड हो चुका है। अब इन्होंने कि इसको क्या लिख दिया है, इन्होंने डिमांड को लिखा है डी, फिर एन, फिर ए, फिर एम, फिर ई और ये डी लिख दिया है। इसको इन्होंने ये लिखा है। तो वो किस पैटर्न पर हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले डी तो डी ही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जहाँ पे ई है तो ई को इन्होंने क्या लिख दिया, एन लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ई एम ए एन, तो जो लास्ट सेकंड लास्ट था वो उसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि एन को यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो एम है, इसके बाद एम है तो एम की जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया है। तो जो एम है उसकी जगह पर ए कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम को जहाँ पे ये ए कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एम आया, तो एम इसके बाद आया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो एन है, ई है, अब जो ई आया है तो वो कहाँ पर आया है, यहाँ पर। तो इसके बाद इस वाले पोर्शन से ई यहाँ पे आ गया और जो लास्ट वाला है वो डी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इस तरीके से अब इसको हम दूसरे तरीके से फिर समझेंगे। यहाँ पर अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी इस टाइप से दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्लाई है, SUPPLY, तो सप्लाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्लाई के उन्होंने क्या बोला है, Y, और इसके बाद LPP और US। उसी पैटर्न पर हम चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि S है, S को इन्होंने क्या ले लिया है, यहाँ पे S है तो यहाँ पे उन्होंने बाय लिया है, ठीक है ना। S के बाद उन्होंने क्या ले लिया, बाय, तो यहाँ पे सीधा इन्होंने क्या कर लिया, बाय। तो बाय यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट का ले लिया है सीधा सीधा ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर लिया है, L है तो L सेकंड नंबर पर यहाँ से इधर से ले लिया। फिर इसके बाद P ये आ गई है कहीं, फिर एक और P आ गई, फिर U आ गया है और S आ गया है, मतलब सबसे लास्ट से उठाया है इसको। फिर ये आया, बाय को लिया, फिर एल को लिया, फिर पी को लिया, फिर पी को लिया, फिर यू के लिया, फिर यूएस को लिया। तो यहाँ से इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बना है क्वेश्चन, एक बचा है जो है कि है हमारे पास क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखेंगे QUANTITY, ठीक है ना। इसके बाद इसका ऑप्शन हमें दिख रही है ये वाला, ठीक है ना। तो बाय है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वाला ये इससे किससे स्टार्ट हुआ था, लास्ट से स्टार्ट हो रहा था। तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, बाय, TI, फिर T, फिर N, फिर A, फिर U, फिर Q, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है ये आपका, बाय TU, ये भी नहीं हो सकता, बाय TIT, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ये कोडिंग सिस्टम है और कोडिंग सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग में कुछ भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमको बस समझना होगा कि सामने वाले ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सेट किया है और उसी पैटर्न का फॉलो करके हमें उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी कोई मेथड नहीं है कि हमें 2 + 2 = 4 हो गया, है ना, 2 × 2 = 4 हो गया, ऐसा नहीं है। कोडिंग सिस्टम में सामने वाले का माइंड किस तरीके से काम किया, अब हमें उसके माइंड को बिना देखे बिना सोचे समझे उसके माइंड को पढ़ना है और आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक है, ठीक है। अब ये लेखक मतलब उनकी जो बुक होगी वो किस राइटर ने लिखी है, तो उसके जो लेखक हैं तो ऑप्शन हमारे सामने राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव, रजत शर्मा, और इसमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों तरुण विजय, ठीक है।
तरुण विजय इनका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन को ध्यान रखना क्योंकि अभी फ़िलहाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि उड़ जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी जिस लेखक ने लिखी है उस बुक का क्या नाम है? तो यहाँ पर राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव और रजत शर्मा। तो तरुण विजय ने लिखी है, ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो हिंदुस्तान है एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पर चेन्नई और इसके बाद गमलेरू, देवास और कोरापुट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है गमलेरू, ठीक है ना, गमेलरू इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे जहाँ पर कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2017 का है। अब केंद्र शासित प्रदेश बदल चुके हैं, ठीक है ना। पहले 28 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 29 राज्य हो चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है ना। अभी पहले 7 थे, 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश हमारा। इसके बाद 370 की धारा जो हट चुकी है वो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और इसके बाद और इस तेलंगाना है वो राज्य बढ़ चुका है, 28 थे तो अब 29 हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये गवर्नमेंट बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी इसका नॉलेज हमको पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कि 1949, 1947, 1927 एंड 1935। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1935, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसी से नहीं से चालू हुई थी ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो उस टाइम की बात कब कर रहे हैं हम? 2017 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी 2022 चल रही है और अभी फ़िलहाल की स्थिति में इसके क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे कि अरविंद सुब्रमण्यम और संजीव सान्याल, सुब्रमण्यम स्वामी या फिर रघु राम राजन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों संजीव सान्याल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रामजी ठाकुर, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, प्रभुनाथ द्विवेदी या फिर रमाशंकर अवस्थी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे प्रभुनाथ द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया? तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों पहले भी आ चुका है। ओरछा का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, ठीक है ना। ओरछा का मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है ये और इसका हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य या फिर राजा भूत। तो जहाँ तक है कि बुंदेला राजपूत द्वारा ही इसका क्या हुआ था, मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर है बुंदेला राजा। ध्यान रखना ओरछा के मंदिर का जो निर्माण बुंदेला राजपूत द्वारा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम देखेंगे बेल चोटी, मिकाई श्रेणी और केशकर्ण श्रेणी या फिर गुड़बिल चोटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप गेस जरूर करना। और इसका जो सही आंसर है वो देख सकते हैं गुड़बिल चोटी, मतलब आपका 4th वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना के प्रमुख जहाँ पे देख सकते हैं जनरल विक्रम सिंह, जनरल दरबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत और जहाँ पे देख सकते हैं जनरल दीपक कपूर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर जनरल बिपिन रावत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए। एक विषम मतलब ये चारों में से एक अलग है, वो उसी को विषम बोल देंगे। मतलब उसमें से ओड कौन सा है, बाकी 3 क्या रहेंगे मिलते जुलते हैं, बाकी एक ऑप्शन ऐसा है जो कि अलग है। तो उस ऑप्शन को हमें फाइंड आउट करना है
जहाँ पे देख सकते हैं कि हाथी एवं चिंघारना, हाथी चिंघारता है, और घोड़े एवं हिननाना, ऊँट एवं दहाड़ना, कुत्ते एवं भौंकना। तो इसमें से कौन सा सही है? हाथी एवं चिंघारना, घोड़े हिननाते ही हैं, ऊँट एवं दहाड़ना, तो ऊँट दहाड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जहाँ तक है इसका सही आंसर है ऊँट एवं दहाड़ना, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो, सॉरी तीसरा वाला है वो गलत है, ठीक है ना, मतलब ओड है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं कि एक खास कोड भाषा में BEYDS कट का अर्थ वाइस एंड क्लेवर डज सोम जाना का अर्थ क्लेवर यंग बॉय तथा जप जाना ऊन का अर्थ यंग मीन फ्रेश होता है। तो इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे, इसका देखेंगे कि जना, जोना, कार्ड, शोम एंड डार्स किसके इस्तेमाल के लिए? बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? बॉय के लिए। तो इसका आंसर सही है दोस्तों सोम, SOM सोम। तो इसका सही आंसर है सोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कोडिंग बैट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो कोडिंग बैट पे ज़्यादा फोकस कर लेना, इससे क्वेश्चन 2 4 5 तो उठ आएंगे ही आएंगे, और आप देख चुके हों। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे यदि बोर्ड को ERDUG से कोडिट किया जाता है तो FKDLU को कैसे कोडिट किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं FKDLU को, FKDLU मतलब BOARD को ERDUG लिखा जाता है बी। तो यहाँ पे कैसे इसको करें? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले बोर्ड, BOARD, ये बोर्ड हो चुका है। अब इसको इन्होंने क्या बोला है? इसको E, इसके बाद R, D, U और G, ठीक है ना, ये इन्होंने बोल दी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? B है। तो B के बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तो B है, तो B के बाद क्या आता है? ABCDE, तो यहाँ पे +2 है, ठीक है ना। 2 के बाद आया है E, 2 है प्लस का, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हैं। B के बाद क्या आता है? B के बाद आता है BCD और E, ठीक है ना, ये तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया E। अब इसके बाद O है। O के बाद क्या आता है? क्या आता है दोस्तों? आप समझ ABCD को अच्छे तरीके से जब वहाँ पे लिखो तो ABCD को अच्छी तरीके से आपकी रफ शीट में लिख लेना, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। बीच में से आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे O है तो OMNO, तो OPQR, तो यहाँ पे देख सकते हैं O के बाद क्या आता है? P आता है, Q आता है और R आता है। तो यहाँ पे है 2 को छोड़ दिया हमने, फिर क्या आ गया? R, तो यहाँ पे भी ये R आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद A है, तो A के बाद क्या क्या आता है? B है, C है और जो तीसरा ऑप्शन D, तो D आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब D के हो चुका है यहाँ तक। फिर इसके बाद R है, तो R के बाद क्या आता है? R के बाद आता है S, फिर T और फिर U, ठीक है ना। तो U भी सही है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब आगे के 2 लेटर को छोड़कर तीसरा जो लेटर होगा वो हमारा आंसर होता जाएगा, ठीक है ना। हमने उसके क्वेश्चन के माइंड को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब D है, D के बाद क्या आता है? E आता है, F आता है और G आता है। तो 2 के बाद G आ रहा है, मतलब 2 लेटर के बाद तीसरा लेटर कौन सा है? G, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि FKDLU को कैसे कोडिट किया जाएगा, है ना। तो हम उसको फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? F लिखेंगे, K लिखेंगे, D लिखेंगे, L लिखेंगे और U लिखेंगे। तो अब F के बाद क्या आता है दोस्तों? EFG। F के बाद क्या आता है? EFGH और तीसरा क्या है? I, EFGHI। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I, ठीक है ना, हो गया। फिर इसके बाद K है, तो K के बाद क्या आता है? LK, K के बाद आता है M, M के बाद आता है N, N के बाद क्या आता है? O, ठीक है ना। गलत तो नहीं हो रहा है, समझ लेना, है ना। यहाँ पे क्या K है, तो K के बाद क्या आता है? हम ABCDEFGHIJ, J के बाद K, सॉरी K के बाद क्या आता है? K
के बाद आता है एल, फिर एम और फिर एन। तो 2 लेटर के बाद क्या बन रहा है, एन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन, ठीक है ना। और डी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी के बाद आता है आपका ई और एफ और तीसरा क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पे तीसरा यहाँ पे लिख देंगे तीसरा लेटर। अब इसके बाद क्या है, एल, एल के बाद क्या आता है, एम, एन और ये ओ, ठीक है ना। तो ओ यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद यू है, तो यू के बाद आता है वी, यू भी, एक्स और ये वाई, ठीक है ना। यू क्या है, यहाँ पे यू था, एक्स बाय सॉरी डब्लू एक्स, यू भी सॉरी यू भी गलत हो रहा है, यहाँ पे बीच में से आता है, देखो यही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। यहाँ पे समझना यू और भी और डब्लू, है ना, यू भी डब्लू और ये एक्स, ठीक है ना। तो भी के बाद डब्लू आता है, भी के यहाँ पे यू के बाद भी, फिर डब्लू और फिर ये एक्स। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, INGOX, INIGOX। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये चौथा वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न दे रखा है उसी से हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव सम्मिलित किए गए हैं। तो ये 2017 की बात है ना। तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 50, 90, 80 या फिर 60। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 60, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। यहाँ पर भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्रिम भी का 2016 में खालिस्तान से परीक्षण किया गया था। तो किससे किया गया था, तो मुनेरो द्वीप, श्रीरंगरम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या फिर हेवलाक द्वीप। तो इसका सही आंसर है आपका अब्दुल कलाम द्वीप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह एक विचार करेंगे जो एक पंक्ति में खड़ी है। रीना और बीना बाईं और क्रमशः से 6वें और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी है। जब मीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली करती है तो बीना बाएं में से 15वीं होगी। बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसमें थोड़ा सा उलझन है, तो वैसे हम इसको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका जो सही ऑप्शन है 14, ठीक है ना। 16, 14, 13, 5। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन है। सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी और मीता जो है उत्तीर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर है 19.2%, मतलब 38.4%, 60%, 4.8% या फिर 92.2%। तो यहाँ पे है फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे यदि जून 2016 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि जून 2016 की, हम देख रहे हैं कि यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। कौन से महीने की बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उस महीने में रविवार कितने होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके 6, 7, 5, 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि जून 2016 पहली तारीख में है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। तो जाहिर सी बात है कि 6, 7, 5 तो हो ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, 4 होंगे या फिर 3 हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते क्योंकि 7 चुक 28, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो उसके हिसाब से 4 मतलब 4 डे तो निकलते हैं, कोई भी डे ले लेंगे लेकिन 4 जरूर आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है। सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन या फिर भारत माता की जय। तो इसका सही ऑप्शन है सत्यमेव जयते, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर सत्यमेव लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे लुप्त संख्या चुनकर संख्या को पूरा कीजिए। जो लुप्त संख्या मतलब एक खालिस्तान दे रखा है लास्ट में 2, 8, 3, 27,
और 4। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम आपको सोल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 है, 2 का घनमूल आप समझते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। इसके बाद 3 है, तो 3 दूनी 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, ये 27 होगा। उसी तरीके से हमें किसका लेना है, 4 का लेना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चुक 16 और 4 चुक 16 और 16 चुक 64। ठीक है ना, ये 64 इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ये वाला, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, 64। इसके बाद उसी तरीके से एक क्वेश्चन फिर आ गया है हमारे पास। देख सकते हैं कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे है 324, 108, 36 या फिर 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट हम ये भी पैटर्न टाइप का है, वो पैटर्न इसको फॉलो करना होगा। ठीक है ना, पैटर्न यदि फॉलो करते जाएंगे तो आंसर आते जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 324 है, फिर उससे छोटी संख्या 108 है, फिर उससे छोटी संख्या 36 है, और फिर उससे भी छोटी संख्या यहाँ पे दे रखी है 12। तो मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 12 का टेबल पढ़ते हैं हम। तो 12 के टेबल में 3 टाइम में क्या आता है, 36 आता है। 12 के टेबल पढ़ेंगे तो 12 के 3 टाइम में कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है ना, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 36 के टेबल में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 6 जा 18, कैरी आएगा कितना 1, और 3 3 जा 9, 9 में 1 प्लस कर देंगे तो 108। अब इसके बाद 108 है, तो 108 में हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पर, तो यहाँ पे 3 8 जा 24, कैरी आएंगे 2, और 2 इसमें 0 में प्लस करेंगे तो 2 ऐसे कैसे ही, और इसके बाद 3 1 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है कि टेबल पढ़ना है किसका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 यदि लिख देते हैं और 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देते तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये पैटर्न फॉलो हुआ, तो इसका आंसर तीसरा वाला सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पैटर्न जो दे रखे रहते हैं, कोडिंग जो सिस्टम रहते हैं, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी पैटर्न के आधार पर हमें लाना है। इसकी कोई मेथड नहीं होती, हमें बस समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। तो दोस्तों अभी वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन से आगे करेंगे इसको सॉल्व। और 8 तारीख से इसके एग्ज़ाम है। आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर रहे हैं तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टाइम तो बहुत सारा निकल चुका है। अब पेपर बिल्कुल नज़दीक है। तो आपने अपने एडमिट कार्ड में देख भी लिया होगा कि आपकी जो डेट है वो कौन से एक डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उससे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और एग्ज़ाम देने टाइम से पहुंचना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।